हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब बाखैर होंगे। तो चलिए साथियों, काफ़ी दिनों के बाद हमारा चैप्टर यूजीसी नेट जेआरएफ उर्दू चैप्टर होने वाला है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और कैसे कैसे सवालात पूछे गए हैं साथियों प्रीवियस ईयर में। आज हम उसी पर डिस्कस करेंगे और उसी को हम बआसानी हल करने की कोशिश करेंगे। तो साथियों, जो हजरात यूजीसी नेट कर रहे हैं, जेआरएफ क्रैक करना चाह रहे हैं, लास्ट तक बने रहें, रिक्वेस्ट है, ताकि आप सवालों को बआसानी हल कर सकें और देख पाएँ कि कैसे कैसे सवालात पिछले ईयर्स में पूछे जा चुके हैं यूजीसी नेट जेआरएफ में। तो चलिए साथियों, लास्ट तक बने रहें और जो नाज़रीन इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो चलिए साथियों, देखते हैं सवालों को। सवाल नंबर 1, इसमें पूछा जा रहा है कि फ़ना है सबके लिए हम पे कुछ नहीं मौकूफ़। यहाँ हम पे होना चाहिए, यहाँ पर हम पे होना चाहिए, पे लिखा गया। फ़ना है सबके लिए हम पे कुछ नहीं मौकूफ़, बका है एक फ़कत ज़ाते किबरिया के लिए। ये शेर के मुसन्निफ़ कौन है? सही कलम बंद करें। ये सवाल नंबर 1 में पूछा गया कि फ़ना है सबके लिए हम पे कुछ नहीं मौकूफ़, बका है एक फ़कत ज़ाते किबरिया के लिए। इस शेर के मुसन्निफ़ कौन है, यानी कि जो कहा गया है, ये जो दो मिसरा है, इन दो मिसरों को कहने वाले कौन हैं, लिखने वाले कौन हैं? ऑप्शन ए गालिब के शेर हैं, ऑप्शन बी इकबाल के शेर हैं, ऑप्शन सी अशफाकुल्ला खां के, ऑप्शन डी परवेज़ शाहिदी के। तो साथियों, सवाल नंबर 1 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि फ़ना है सबके लिए हम पे कुछ नहीं मौकूफ़, बका है एक फ़कत ज़ाते किबरिया के लिए। तो ये शेर जो है ये अशफाकुल्ला खां का है, अशफाकुल्ला खां है, तो इन्हीं का ये शेर लिखा हुआ है और ये एक ख़त में लिखे थे अपने वालिदा को। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 1 का। सवाल नंबर 2 में पूछा जा रहा है शाखे बनात खुदाई फौजदार किसके नावल हैं? सही दर्ज करें। ये शाखे बनात और खुदाई फौजदार किसके नावल हैं? सही दर्ज करें। ऑप्शन ए मिराजी, ऑप्शन बी सरशार, ऑप्शन सी मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ऑप्शन डी अख्तरुल ईमान। तो साथियों, सवाल नंबर 2 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि शाखे बनात और खुदाई फौजदार किसके नावल हैं? सही दर्ज करें। तो ये जो हैं नावल दोनों, ये सरशार के हैं, ये नावल सरशार के हैं। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 2 का। सवाल नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि इनमें से किस के दौर में सरकारी खजाना लूटा गया था? मुंतखब करें। यानी कि जो जेल में 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, यही पूछा जा रहा है कि इनमें से किसके दौर में सरकारी ख़जाना लूटा गया था? मुंतखब करें। ऑप्शन ए नज़ीर अहमद के दौर में, यानी कि उनके ज़माने में, ऑप्शन बी अशफाकुल्ला खां के ज़माने में, ऑप्शन सी सैयद सुलेमान नदवी के ज़माने में, ऑप्शन डी जगत सिंह के ज़माने में। तो साथियों, सवाल नंबर 3 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इनमें से किसके दौर में सरकारी ख़जाना लूटा गया था? तो ये अशफाकुल्ला खां जो है, इन्हीं के दौर में सरकारी ख़जाने पर हमला हुआ था। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 3 का। सवाल नंबर 4, इसमें पूछा गया कि अनोखी मुस्कुराहट के मुसन्निफ़ कौन है? उसकी निशानदेही करें। अनोखी मुस्कुराहट जो है ये किसकी तसनीफ़ है? उसकी निशानदेही कीजिए। ऑप्शन ए प्रेमचंद की, ऑप्शन बी जिलानी बानो की, ऑप्शन सी सैयद मोहम्मद मोहसिन की, ऑप्शन डी अल्लामा इकबाल की। तो साथियों, सवाल नंबर 4 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि अनोखी मुस्कुराहट जो है, ये अनोखी मुस्कुराहट के मुसन्निफ़ जो हैं ये सैयद मोहम्मद मोहसिन हैं, इन्हीं की तसनीफ़ है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 4 का। सवाल नंबर 5, इसमें पूछा जा रहा है कि दर्ज झेल में 1847 ईस्वी में किस मुसन्निफ़ की पैदाइश हुई? सही इंतखाब करें। यानी कि इन चारों में से किसी एक मुसन्निफ़ ऐसे होंगे जो 1847 ईस्वी में पैदा हुए थे। तो ऑप्शन ए शरर की, ऑप्शन बी मिराजी की पैदाइश हुई थी, ऑप्शन सी नज़ीर अहमद की, ऑप्शन डी सरशार की। तो साथियों, सवाल नंबर 5 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि दर्ज झेल में 1847 ईस्वी में किस मुसन्निफ़ की पैदाइश हुई? सही इंतखाब करें। तो ये सरशार जो हैं, इन्हीं की पैदाइश हुई थी 1847 ईस्वी में। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 5 का। सवाल नंबर 6 में पूछा जा रहा है कि मेवा तल्ख
किसका अफसाना है मुताले के मुताबिक मुंतखब करें। ये मेवा तल्ख जो है ये किसका अफसाना है मुताले के मुताबिक मुंतखब करें। ऑप्शन ए अब्दुल हलीम शरर की, ऑप्शन बी सैयद सुलेमान नदवी की, ऑप्शन सी काजी अब्दुल वदूद की, ऑप्शन डी सुहेल अजीमाबादी की। तो साथियों सवाल नंबर 6 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मेवा तल्ख किसका अफसाना है। तो ये अफसाना जो है ये अब्दुल हलीम शरर की अब्दुल हलीम का है ना, अब्दुल हलीम शरर जो है उन्हीं का अफसाना है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 6 का। सवाल नंबर 7 इसमें पूछा गया कि जेल में सरशार का असल नाम क्या है उसकी निशानदेही करें। सरशार जो है सरशार का असल नाम क्या है उसकी निशानदेही करें। ये सरशार तो कुछ होगा ही टाइटल वगैरह, इसके बारे में पूछा जाएगा सरशार का असल नाम क्या है। ऑप्शन ए पंडित रतन नाथ सरशार, ऑप्शन बी अब्दुल हलीम सरशार, ऑप्शन सी रुस्तम सरशार, ऑप्शन डी पंडित रामेश सरशार। तो साथियों सवाल नंबर 7 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जेल में सरशार का असल नाम क्या है। तो सरशार का असल नाम पंडित रतन नाथ सरशार है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 7 का। सवाल नंबर 8 इसमें पूछा गया कि दर्ज जेल में किसको फांसी की सज़ा दी गई, सही कलमबंद करें। दर्ज जेल में ऐसे शख्सियत हैं जिनको फांसी की सज़ा दी गई थी, सही कलमबंद करें। वो कौन से हैं। ऑप्शन ए मिर्ज़ा दबीर को, ऑप्शन बी मिंटो साहब को, ऑप्शन सी अशफाकुल्ला खां को, ऑप्शन डी जिलानी बानो को। तो साथियों सवाल नंबर 8 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि दर्ज जेल में किसको फांसी की सज़ा दी गई थी। तो ये अशफाकुल्ला खां जो है इन्हीं को फांसी की सज़ा दी गई थी। मतलब इन्हीं के दौर में सरकारी ख़जाना भी लूटा गया था। और जो ऊपर गुजरा कि मौतोला के हम पर कुछ नहीं मौकूफ़, ये सब पर वो जो शेर हैं ये अशफाकुल्ला खां के हैं और इन्हीं को फांसी की सज़ा दी गई थी। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 8 का। सवाल नंबर 9 इसमें पूछा गया कि ज्ञानचंद जैन उर्दू के बारे में क्या कहा, मुंतखब करें। ये ज्ञानचंद जो हैं वो उर्दू के बारे में क्या कहे थे, मुंतखब करें। ऑप्शन ए उर्दू ज़बान हिंदुस्तान है, क्या ये कहे थे। ऑप्शन बी उर्दू दिल्ली की ज़बान है, क्या ये कहे थे। ऑप्शन सी उर्दू खड़ी बोली से निकली है, क्या ये कहे थे। ऑप्शन डी उर्दू संस्कृत से निकली। तो साथियों सवाल नंबर 9 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ज्ञानचंद जैन जो है उर्दू के बारे में क्या कहे थे। तो वो उर्दू के बारे में कहे थे वो कि उर्दू खड़ी बोली से निकली है, उर्दू जो है खड़ी बोली से निकली है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 9 का। सवाल नंबर 10 इसमें पूछा जा रहा है कि जेल में हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंज शकर के मुमताज़ खलीफा कौन है, कलमबंद करें। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंज शकर के मुमताज़ खलीफा के बारे में पूछा जा रहा है कि वो कौन है। ऑप्शन ए ख्वाजा हसन निज़ामी, ऑप्शन बी सआदत हुसैन, ऑप्शन सी गालिब, ऑप्शन डी हज़रत इसहाक। तो साथियों सवाल नंबर 10 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि जेल में हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसऊद गंज शकर के मुमताज़ खलीफा जो हैं वो हज़रत इसहाक हैं। हज़रत इसहाक हैं, यही मुमताज़ खलीफा बने थे। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 10 का। सवाल नंबर 11 में पूछा जा रहा है कि शहीद वफ़ा के ड्रामा निगार कौन है, मुताले के मुताबिक मुंतखब करें। ये शहीद वफ़ा जो है इसके ड्रामा निगार कौन है, इस ड्रामा के माने के लेखक कौन है वो मुंतखब करें। ऑप्शन ए राजेंद्र सिंह बेदी, ऑप्शन बी शरर, ऑप्शन सी मिर्ज़ा गालिब, ऑप्शन डी सैयद सुलेमान नदवी। तो दोस्तों सवाल नंबर 11 का हमारा करेक्ट आंसर जो होगा कि शहीद वफ़ा के ड्रामा निगार जो हैं वो दोस्तों ये शरर हैं, अब्दुल हलीम शरर हैं। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 11 का। सवाल नंबर 12 इसमें पूछा जा रहा है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान किसका तबादला हुआ था आज़ादी के बाद, मुंतखब करें। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो हुआ था आज़ादी के बाद किसी चीज़ का तबादला हुआ था, वो किस चीज़ का हुआ था, मुंतखब करें। ऑप्शन ए औरतों का तबादला हुआ था, ऑप्शन बी बुज़ुर्गों का तबादला हुआ था, ऑप्शन सी शायरों का तबादला हुआ था, ऑप्शन डी पागलों का तबादला हुआ था। तो साथियों सवाल नंबर 12 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ये पागलों का तबादला हुआ था। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 12 का। क्योंकि जब आज़ादी का जंग आज़ादी हुई थी, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में जंग जो छिड़ी थी, उसके बाद
जंग आज़ादी के बाद तो ये तबादला हुआ था कि पागल जो है हिंदुस्तान में जो पागल पाकिस्तान के रह गए हैं तो यहाँ चले आए, यानी कि जो पागल ऐसे हैं जिनके अहलो अयाल, जिनके अय्ज़ा व अकारिब जो हैं पाकिस्तान आ गए हैं, तो वो पागल पाकिस्तान आ जाए, और वो पागल जिनके अय्ज़ा व अकारिब हिंदुस्तान ही में रह गए हैं तो उस पागल को हिंदुस्तान ही में रहने दिया जाए। तो ये तबादला हुआ था दोस्तों। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 12 का। सवाल नंबर 13, इसमें पूछा गया कि दर्ज झेल में फिरदौस बरी के मुसन्निफ़ कौन है, इंतखाब करें। ये फिरदौस बरी जो है इसके मुसन्निफ़ कौन है? ऑप्शन ए गवासी साहब, ऑप्शन बी नुसरती, ऑप्शन सी नज़ीर अकबर आबादी, ऑप्शन डी शरर। तो साथियों सवाल नंबर 13 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि फिरदौस बरी के मुसन्निफ़ जो हैं वो साथियों फिरदौस बरी के मुसन्निफ़ शरर हैं, जिनका नाम अब्दुल हलीम शरर है। तो ये हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 13 का। सवाल नंबर 14, इसमें पूछा गया कि झेल में बागो बहार के मुसन्निफ़ कौन है, सही कलम बंद करें। ये बागो बहार जो है इनके मुसन्निफ़ कौन है? ऑप्शन ए फराज, ऑप्शन बी इस्मत चगताई, ऑप्शन सी मीर अमन, ऑप्शन डी नज़ीर अकबर। तो साथियों सवाल नंबर 14 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि झेल में बागो बहार के जो मुसन्निफ़ हैं तो साथियों ये मीर अमन साहब हैं, बागो बहार के लेखक। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 14 का। सवाल नंबर 15, इसमें पूछा गया है कि अर्ध मगधी ये तमाम प्राकृतों में कैसी ज़बान है, इंतखाब करें। ये अर्ध मगधी जो है ये तमाम प्राकृतों में कैसी ज़बान है, इंतखाब करें। ऑप्शन ए सबसे नई ज़बान है, ऑप्शन बी सबसे पुरानी ज़बान है, ऑप्शन सी सबसे टेढ़ी ज़बान है, ऑप्शन डी सबसे खूबसूरत ज़बान है। तो साथियों सवाल नंबर 15 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि अर्ध मगधी जो है ये सबसे पुरानी ज़बान है। ठीक है, अर्ध मगधी जो है ये सबसे पुरानी ज़बान है। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 15 का। तो चलिए साथियों नाज़रीन से रिक्वेस्ट है, जो नाज़रीन अब तक सब्सक्राइब ना किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन चैप्टर वाइज चैप्टर पहुंचता रहे और आपकी तैयारी मुकम्मल तौर पर मजबूत होती चले जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो दूसरे अहबाब तक, दूसरे दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दें ताकि वो भी मुस्तफ़ीज़ हो सकें इस चैप्टर से। सवाल नंबर 16, इसमें पूछा गया कि पशाची ये ज़बान कहाँ की प्राकृत थी, सही दर्ज करें। ये पशाची जो है पशाची ये ज़बान कहाँ की प्राकृत थी, सही दर्ज करें। ऑप्शन ए नेपाल की प्राकृत थी, ऑप्शन बी कश्मीर और पंजाब की, ऑप्शन सी बंगाल की, ऑप्शन डी मथुरा की। तो साथियों सवाल नंबर 16 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि पशाची जो है ये ज़बान कश्मीर और पंजाब की प्राकृत थी। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 16 का। सवाल नंबर 17, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। सवाल नंबर सवाल नंबर 17, इसमें पूछा गया कि मसीही सन के इब्तिदा से कहाँ तक शुमार किया जाता है। ये मसीही सन जो है कि इसकी इब्तिदा से कहाँ तक शुमार किया जाता है। ऑप्शन ए 500 तक, ऑप्शन बी 800 तक, ऑप्शन सी 200 तक, ऑप्शन डी 100 तक। तो साथियों सवाल नंबर 17 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि मसीही सन जो है उसकी इब्तिदा से 500 तक शुमार किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 17 का। सवाल नंबर 18, सवाल नंबर 18 में पूछा जा रहा है कि पाली किस मज़हब की ज़बान है। ये पाली जो है ये किस ज़बान किस मज़हब की ज़बान है, अपने मुताले के मुताबिक सही कलम बंद करें। ऑप्शन ए क्रिश्चियन मज़हब की, ऑप्शन बी हिंदू मज़हब की, ऑप्शन सी बुद्ध मज़हब की, ऑप्शन डी जैन मज़हब की। तो साथियों सवाल नंबर 18 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि पाली किस मज़हब की ज़बान है। तो ये पाली जो है बुद्ध मज़हब की ज़बान है। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 18 का। बुद्ध मज़हब भी बोलते हैं और बौद्ध भी होते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 19, इसमें पूछा गया कि झेल में पाली को और किस नाम से जाना जाता है, मुंतखब करें। ये पाली जो है इसको और किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए जदीद मागधी, ऑप्शन बी बुद्ध मागधी, ऑप्शन सी कदीम मागधी, ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों सवाल नंबर 19 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि पाली को और किस ज़बान से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है। तो साथियों इसको कदीम मागधी के नाम से भी जाना जाता है।
कि कदीम मागधी ये पाली ही को कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 19 का। सवाल नंबर 20 यानी कि सवाल नंबर आखिरी, इस चैप्टर में सवाल 20 ही थे। तो सवाल नंबर 20 इसमें पूछा गया कि महाराष्ट्री ये किसकी प्राकृत है, सही मुंतखब करें। महाराष्ट्री जो है ये किसकी प्राकृत है। ऑप्शन ए शुमाल की, ऑप्शन बी मगरिब की, ऑप्शन सी मशरिक की, ऑप्शन डी जनूब की। तो साथियों सवाल नंबर 20 का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ये महाराष्ट्री जो है ये जनूब की प्राकृत है। जनूब की प्राकृत है ये कौन, महाराष्ट्री। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 20 का। तो चलिए साथियों आज के लिए इतना ही। इतने देर तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच ऑल एवरीवन। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबके इल्म में इजाफा हुआ होगा, मज़ीद इजाफा हुआ होगा, और आप इसी तरह चैप्टर वाइज चैप्टर अपनी तैयारियों को मजबूत करते रहें ताकि आप अच्छे से JRF करेक्ट कर सकें। तो चलिए साथियों मिलते हैं अगले चैप्टर में अगले सवालों के साथ। तब तक के लिए जाते जाते सब्सक्राइब कर दें जो ना किए हों, और अच्छा सा कमेंट कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो अपने दोस्तों अहबाब तक ज़रूर शेयर कर दें ताकि वो भी इस चैप्टर से, उर्दू से रिलेटेड जितने एग्ज़ाम दे रहे हैं तो भी इन चैप्टर से मुस्तफ़ीज़ हो सके और बआसानी अपने एग्ज़ामात क्रैक कर सके। तो चलिए साथियों अपना ख्याल रखें और हमें भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।